प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य दो हमारे विषय हैं। एक तो इको ग्रीन और दूसरा हमारा लोकसभा का जो हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है। और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से देश के अंदर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी कुछ स्टेट के अंदर चुनाव हुआ है, आपके कहीं ना कहीं कोई जानकार साथी होंगे, पत्रकार बंधु होंगे, रिलेटिव होंगे, यार दोस्त होंगे, उनसे फीडबैक भी आपको मिल रहा होगा कि इंडिया गठबंधन जिस जीत के साथ आगे बढ़ रहा है वो वाकई में एनडीए के लिए आश्चर्यजनक बात है। बाकी जनता मन बना चुकी है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेगी। हरिंदर जी, आपके पास फरीदाबाद में तो कैंडिडेट ही अभी नहीं है। देखो, कैंडिडेट पार्टी के पास इतने ज़्यादा हैं, उनमें चूज कर पाना उसी की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। आज या कल जैसे भी हाईकमान हमें कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, हमारे साथी सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और हर्षोल्लास से उस कैंडिडेट का स्वागत करेंगे और उस कैंडिडेट के साथ जनसभाएं करेंगे, जगह जगह जाएंगे। और खुद कॉल आ रही हैं लोगों की, कार्यकर्ताओं की, लोगों की कि जी हमारे यहाँ मीटिंग रखानी है, हमारे यहाँ ये करना है। बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव है शासन और जनता के बीच है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल जनता के बीच है, क्योंकि जनता ने ये देखा कि हम जिसको चुन के लेके आते हैं, भाजपा सरकार उसे हटा के अपना बंदा ला के खड़ा कर देती है। तो अब के जनता ने पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन को आगे लेके आना है, ताकि उसमें जो थोड़ी बहुत पिछली बार कमी रह गई थी जिसकी वजह से खरीद फरोख्त चली थी वो ना हो। आज की डेट में इंडिया गठबंधन की एक तरफा लहर है और जगह जगह जो भी इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट हैं वो जीत के लिए अग्रसर हैं। आपके कोई भी जानकार साथी होंगे, आप हरियाणा में अभी इंडिया गठबंधन की एक सीट डिक्लेयर हुई है, कुरुक्षेत्र में। अगर आपका कोई भी साथी पत्रकार बंधु या कोई रिश्तेदार हो, आप उनसे पूछो, सबसे पहले नंबर पे सुशील गुप्ता जी चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छी बढ़त लेके चल रहे हैं। भाटी साहब, फरीदाबाद में लोकसभा की क्या तैयारी है? फरीदाबाद में हमारी पूरी तैयारी, सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी सारी प्लानिंग बनाई हुई है, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा हम उसको जमीनी धरातल लेवल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीएम साहब आए थे, कुछ अरेस्टिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्या कहना चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अरेस्टिंग होना कोई नई बात नहीं है। इस देश के अंदर जितना आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है वो एक एक जनता, एक एक मीडिया बंधु सब जानते हैं। अगर कोई विपक्ष का काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए ये स्वाभाविक है। बढ़ते हुए कद को देखकर भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करी गई ताकि वो सीएम की रैली में ना पहुंच सकें और अपना विरोध प्रदर्शन ना कर सकें। ये केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या इसी पार्ट का हिस्सा है? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी इसी पार्ट का हिस्सा है और उससे पहले जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी पार्ट का हिस्सा है। ये चुनाव को देखते हुए कि वो प्रचार प्रसार ना कर सकें और जनता का बहुमत उन्हें ना मिल सके, इसको रोकने के लिए उन्होंने ये सारी गिरफ्तारियां की हैं। पर भाजपा सरकार को ये गिरफ्तारियां बिल्कुल उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली में एक तरफा चुनाव है, पंजाब में एक तरफा चुनाव है, हरियाणा में भी एक तरफा चुनाव हो गया और जगह जगह स्टेटों में एक तरफा जनता मन बना चुकी है कि ये वाकई में बहुत ही निंदनीय कार्य है और बहुत ही गलत किया गया है। इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी और बाद में भी हो सकती थी। पर चुनाव के दौरान जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी प्री प्लानिंग करके की है कि गिरफ्तार कब करना है, कैसे नाजायज फंसाना है। अभी ईडी के पास, सीबीआई के पास उनके खिलाफ ऑरली प्रूफ के अलावा कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है। भाटी जी, लगातार 35 से 40 जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं भाजपा फरीदाबाद में कर चुकी है। सीएम हर विधानसभा के अंदर एक रैली कर चुके हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिसका गठबंधन है कहीं एक झंडा भी नहीं लगाया है और वो 10 लाख से ज्यादा जीत का नारा दे रहे हैं, तो कैसे मुकाबला कर पाओगे? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आज तक नारा रहा है वो हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता और जनता जानती है। एक भी नारा धरातल पे बिल्कुल सच साबित नहीं हुआ है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है।
200 पार होना ही बड़ा मुश्किल घड़ी आ गई है। तो इसलिए ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जुमले हैं वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। नारा ऐसा देना है कि जो जनता बेवकूफ़ होने वाली नहीं है, क्योंकि किसी को बेवकूफ़ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, तीसरी बार नहीं बना पाओगे। फरीदाबाद में जो आप चुनावी प्रचार करेंगे, आपके मेन संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी तो इस समय गिरफ्तार उसमें तिहाड़ जेल में है, सिसोदिया जी भी नहीं है, सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कौन सा बड़ा चेहरा होगा आपका फरीदाबाद में? हमारे पास काफ़ी बड़े चेहरे हैं और भगवत मान जी अभी हर जगह जा रहे हैं, संजय सिंह जी जा रहे हैं, जो सुनीता केजरीवाल जी जा रही हैं, और ये गठबंधन का है, इसमें तो बहुत सारे चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन एक पार्टी को मिलके नहीं, बनाने को पार्टियों को मिलके बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टी के मेन लीडर भी इसमें शामिल होंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, और जो इंडिया गठबंधन की इकाई है वो सभी लोग आएंगे। हाँ दीजिए, एक सौ आखिरी सवाल चुनाव के आएंगे इको ग्रीन पे। तो सवाल ये है कि टिकट जब आपके प्रत्याशी आज या कल घोषणा हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी क्या स्थिति मिलेगी? आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी यही रहेगी कि जो पूरे लोकसभा तक के हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मिला के हम जिले वाइज मीटिंग करेंगे, फिर एक लोकसभा वाइज मीटिंग करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं से हमारी मीटिंग विधानसभा वाइज हो ही रही है। सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम जिले लेवल पे, विधानसभा लेवल पे अपनी मीटिंग रखेंगे, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग रखेंगे, बूथ लेवल पे मीटिंग रखेंगे। और अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि 35 से 40 जनसभाएं भाजपा पार्टी कर चुकी है, पर जो उन सभाओं का हाल देखा है वो हमसे ज़्यादा शायद आप पत्रकार बंधुओं को पता है कि 200-300 से ऊपर आदमी नहीं है, पीछे पूरा मैदान खाली है। जब इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होंगी वो देखने लायक होंगी। हर एक जनसभा एक विशाल रैली के रूप में आपको दिखेगी और अपने देखने लायक होगी, क्योंकि गठबंधन का मतलब ही ये होता है 1 और 1 11 होते हैं। अकेले आदमी से ज़्यादा ताकतवर होता है जब एक आदमी और मिलता है। तो यहाँ अनेकों पार्टी मिलके एक इंडिया गठबंधन बनाए, तो यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मिलके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करें। चलिए अभी इको ग्रीन की बात करते हैं कि इको ग्रीन को लेकर क्या कहना? इको ग्रीन के बारे में हमारे हरिदत्त शर्मा जी हैं, पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ साथी हैं और आम आदमी पार्टी से इनका काफ़ी पुराना जुड़ाव है और पदाधिकारी भी रहे थे। अभी इसके बारे में पूरा डिफाइन करेंगे। इंद्रपाल जी, बताइए शर्मा जी। इको ग्रीन का जो ये मुद्दा है पूरे फरीदाबाद का मुद्दा है जी, ये किसी एक वार्ड का मुद्दा नहीं है और काफ़ी दिन से ये परेशानी पूरे फरीदाबाद के नागरिक हमारे झेल रहे हैं। और मैं इस विषय पे 2023 में जनवरी में भी मैं अपनी बात प्रेस में रख चुका हूँ, मगर कुछ दिन थोड़ी बहुत सुनवाई होती है फिर उसी धर्रे पे आ जाती है। तो आज का मुद्दा जो इको ग्रीन का सर ये है कि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि हमको कितने रुपए की पर्ची कटवानी होती है, चाहे वो 50 गज का प्लॉट हो, 100 गज का प्लॉट हो, या दुकान हो, या जूस वाली रेहड़ी हो। सभी लोग बहुत परेशान हैं और इको ग्रीन के वेंडर अपनी मनमानी कर रहे हैं जी वसूली में। तो मैं कुछ पर्ची लोगों से कलेक्ट करके लाया हूँ, तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा जी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका पैसे का विरोध करता है या ये जो जानकारी प्राप्त करता है कि भाई हमारे मकान का 30 रुपये की पर्ची कटेगी या 50 की कटेगी, या जूस वाले कहते हैं भाई हम पहले 100 रुपये की कटवा रहे तो अब बढ़ा के क्यों कटवाएं, तो उनके साथ मार पिटाई भी हो रही है। जो अभी ताज़ा एक उदाहरण संजय कॉलोनी सेक्टर 23 की गली नंबर 34 में इसी बात पे एक सर फोड़ दिया है 5-6 दिन पहले। तो वो लोग हमसे मिले, हमने कि हम इस बात को फिर दोबारा प्रेस के माध्यम से कमिश्नर साहब तक पहुंचाएंगे। उसके बावजूद भी जो है ये है कि जो इको ग्रीन की जो पर्ची है ये बिना जीएसटी की कट रही है जी, जबकि आजकल सभी चीज़ पर जीएसटी लागू है। तो इको ग्रीन की जो पहले पर्ची कटती थी उस पर कुछ जीएसटी नंबर आते थे और कुछ नहीं आते थे। फिलहाल अब जो पर्ची आ रही है वो बिना जीएसटी की आ रही है।
तो हम आपके माध्यम से कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि जो फरीदाबाद के नागरिक हैं उनके साथ ये लूट खसोट बंद करी जाए। मेरे अनुमान से शायद फरीदाबाद में 5 से 6 लाख बिजली मीटर हैं जो हम एक गणना करते हैं। और अगर मैं अपनी बात जैसे पुरानी बात रखूं तो जब 24 या 25 रुपए की पर्ची से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद इन्होंने दिसंबर 2022 तक 30 रुपए की पर्ची काटनी शुरू करी। और जैसे ही 2023 जनवरी का महीना शुरू हुआ तो मेरे पास भी खुद 50 रुपए की पर्ची काटने आ गए, जबकि मैंने दिसंबर में 2022 में 30 रुपए की पर्ची कटवाई थी। मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहा कि आपके पास पैसे बढ़ाने का सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है या कोई उसका और भी कोई कागज हो तो हमें दिखाएं और जनता को दिखाएं। तो उन्होंने धमकी दी कि हम जो पैसे बोलेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, वरना आप कल से गाड़ी में कूड़ा नहीं डालेंगे। जो उसका विरोध करता है उनके संग अगर जैसे हम लोग नौकरी पेशे वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, तो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करा जाता है, जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं। और अगर ज्यादा विरोध करते हैं तो एक फोन करके 10-5 लड़के बुलवा के मार पिटाई हो जाती है। तो हम फरीदाबाद वासियों की तरफ से कमिश्नर साहब को आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी का सम्मान हो, जो कानून के मुताबिक रेट हो उसको उजागर करना चाहिए अपनी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम से कि किस बंदे को कितना पैसा देना है। इको ग्रीन में बहुत बड़ा घपला चल रहा है जी। जैसे मैंने अभी बताया 4 से 5 लाख मीटर अगर है तो जहां भी मीटर लग रहा है वहां झाड़ू तो लगती है, और जब झाड़ू लगती है तो उधर से कूड़ा इको ग्रीन की गाड़ी में जाता है। अगर प्रत्येक मीटर के हिसाब से 25 रुपए या 20 रुपए भी अधिक वसूला जाए तो शायद मेरे हिसाब से 1.25 करोड़ रुपए महीना की अधिक वसूली इको ग्रीन कर रहा है। अब लगा लो मैं इस आवाज को लगभग 1.5-2 वर्ष से उठा रहा हूं, तो फरीदाबाद में कितना बड़ा इको ग्रीन का घपला चल रहा है। तो हम आपके माध्यम से कमिश्नर साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाला बेचारा आज अपना रोजगार लगाने के लिए भी तड़फ रहा है, उसको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके मेरे पास कुछ पर्चियां हैं। 200 रुपए की पर्ची जूस वालों की कट रही है। अब उनको धमकी दे गए हैं कि अगली बार से हम 500 रुपए की पर्ची काटेंगे, वरना कल से गाड़ी में कूड़ा नहीं डालना। 200 रुपए से कैसे 500 रुपए हो जाता है, या 20 रुपए से 30 रुपए और 30 रुपए से 50 रुपए, ये कैसा हो रहा है? चलिए सर, हो गया। आपने कितनी बार कंप्लेंट दिया है कमिश्नर को? सर मैं 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूं जी, और मीडिया के माध्यम से ये खबर 2023 में भी प्रकाशित हुई है। मीडिया के माध्यम की बात हम नहीं करते, ये प्रकाशित हुई है सर। को प्रकाशित मीडिया कोई कंप्लेंट सेंटर नहीं है जी। आपने कमिश्नर से मिले, कमिश्नर रिटर्न कंप्लेंट हम 2 बार दे चुके हैं। क्या जवाब मिला? सर आश्वासन मिला है कि कोई भी पैसा बढ़ा नहीं है। ये अखबारों में नवभारत टाइम्स में फरवरी के फर्स्ट वीक में भी छपा था, कोई पैसा नहीं बढ़ा है। कमिश्नर साहब ने बोला है अगर आपसे ज्यादा ज्यादती हो रही है तो पब्लिक इकट्ठी होकर हमें अगर अपनी प्रार्थना पत्र दें तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दिया आपने? सर जनता जो है फरीदाबाद में डर का महसूस कर रही है। इस सरकार में कोई भी आगे आने से कतराता आया है, या तो इस आवाज को सामाजिक संस्था उठाती है, या आम आदमी पार्टी ने उठाया, या पत्रकार बंधु। यहाँ तो MCF के अंदर से ही तो ये MCF के ही लोग हैं, MCF की ठेका दे रखा है जी। MCF ही पर्ची कटवा रही है, तो MCF को कंप्लेंट करके क्या फायदा मिलना है आपको? MCF तो पूरी तरह इन्वॉल्व है, नहीं तो 200 करोड़ का घोटाला हो गया, तो कोई आप कैसे इनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं आप? सर देखो, अधिकारियों से ही न्याय की उम्मीद रखी जाती है, ना कि किसी नेता से। तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो फरीदाबाद के चीफ हैं, तो हम अपने चीफ तक ही आवाज उठा सकते हैं। प्रदेश के सह सचिव इसके बारे में बताएंगे और प्रदेश प्रवक्ता नरेश जी बताएंगे। प्रदेश के सह सचिव तो पहले आप खत्म करते हैं। हाँ, आपको ये
बताइए ना। जी नरेश जी। आपको जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था इसलिए उठाया गया कि जनता इतनी ज्यादा परेशान है। इसके अंदर एक चीज और जोड़ देता हूँ, करोड़ों रुपए का जो घोटाला ये कर रहे हैं, घोटाले के नाम से घोटालेबाज फरीदाबाद बना दिया एनसीएफ ने। अलग अलग घोटाले आप दिन रात देखते हैं। और जो पहले बताया गया हमारे अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष ने, कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, भाजपा इतनी डरी हुई है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या थाने के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या हमारी मांगे जायज नहीं है? इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या मेट्रो नहीं मिलनी चाहिए? जो 10 साल से ये कहते थे मेट्रो, और माननीय कृष्णपाल जी मंत्री जी कहते हैं कि मेट्रो के लिए हर बार नया एक्सक्यूज। सीएम साहब जहां रैली करने आते हैं उसी रैली के अंदर बोलते हैं, पहले पूर्व सीएम जो थे वो बोल के गए थे जी मेट्रो आएगी, लेकिन मेट्रो में उस दिन ढूंढता हमारा मुद्दा यही था कि हम मेट्रो दिखाना चाहते थे कि है कहाँ पे। एनआईटी के लोगों को, बल्लभगढ़ के लोगों को, ये विधानसभा जो ओल्ड फरीदाबाद की विधानसभा, इन सबको जो फायदा मिलना है, जो हजारों लोग गुड़गांव जो रोजगार के लिए जाते हैं उनको फायदा मिलने के लिए क्या ये घोषणाएं करते रहेंगे? यहाँ से पलवल के लिए जो मेट्रो थी, मझावली पुल का मुद्दा है, टोल फ्री अभियान है जो फरीदाबाद का, आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई मदर यूनिट नहीं आ सकती क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। उसके बाद इनका जवाब होता है कि यहाँ पे फरीदाबाद में जमीनें बहुत महंगी हैं। अगर उनके स्टेटमेंट देखोगे, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपने फरीदाबाद के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। तो रोजगार देने के लिए उस दिन आप लोगों के माध्यम से मैंने बताया कि आइचर फैक्ट्री हुआ करती थी जो बंद हो चुकी है, जिसमें हजारों लोग रोजगार मिलते थे। क्या उस आइचर फैक्ट्री को, मैं तो ये कहता हूँ जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, तो वहां जाके उनके आइचर फैक्ट्री के मालिक को बात करनी है कि भाई ये जमीन आपकी पड़ी है, उसमें दोबारा से अपना प्लांट स्थापित कीजिए। आइचर बहुत बड़ी है, उसके लिए आप देखोगे बुलेट मोटरसाइकिल बनाती है, उसके लिए ट्रैक्टर भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, बहुत यूनिट है। और पूरे फरीदाबाद को लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि छोटे कंपोनेंट भी बनेंगे उसके अंदर। क्या माननीय केंद्रीय मंत्री जी 5 साल के अंदर रोजगार देने के नाम पे इतना फेल हो गए और फिर हर बात से अपनी मुकर जाते हैं? क्या ये प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है या फिर रोजगार के लिए भी जो काम आपको दिया गया? मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार ने आपको जिसका मंत्री बनाया गया तो अपने क्षेत्र के लिए आप कुछ भला नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे किस नियम पे वोट मांगेंगे? आप देखोगे एक बार भी वो अपने कामों पे वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जनता क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। मोदी जी के नाम पे जो जुमले थे उसके ऊपर वोट नहीं देना चाहती है। पूरी जनता जो फरीदाबाद की लोकसभा कह रही है कि हम सिर्फ यहाँ की जो हमें सुविधाएं हैं, रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, उसके नाम पे हम वोट करेंगे। हम मोदी के नाम पे बहुत बार बहका दिया गया, इस बार नहीं है। जो भी इंडिया गठबंधन कैंडिडेट 1 या 2 के दिन के अंदर घोषित होगा, पूरी जनता से आप जो पूछ रहे हो जाके वहां पता चल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप हमकी बार कृष्णपाल जी को वोट नहीं दे रहे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा हम उसको वोट देंगे। आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे हमारे सह सचिव, प्रदेश के सह नमस्कार पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके सभी पार्टियों की भागदौड़ चल रही है। अभी एक पत्रकार बंधु ने बताया कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल बोल रहे थे कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी देश के वासियों को बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के पास इतने कैंडिडेट हैं, ऐसे तो ज्यादातर कैंडिडेट तो ईडी की धमकी देके भाजपा वाले ले गए, धमका के डरा के। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को, क्या आप बताइए हरियाणा के अंदर 10 में से 8 कैंडिडेट आप बाहर से लाए हो, कैंडिडेट तो आपके पास नहीं है। देश में 113, तो कैंडिडेट तो आपके पास नहीं है। आप ईडी दिखा के धमका के दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट ला रहे हो। लोग कहते हैं मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी की। अगर मोदी जी की हवा चल रही है तो मोदी जी, भाजपा वालों, अपने पुराने कार्यकर्ता को टिकट दो, पता चलेगा मोदी जी की हवा चल रही है। आप दूसरे मजबूत कैंडिडेटों को ईडी दिखा के ले आए और उसके बावजूद भी मैं दावा कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर एक भी नाम बता दो जो जीतने वाला, एक व्यक्ति जीतने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति नहीं जीतेगा, पंजाब के अंदर एक नहीं जीतेगा। ये सरकार कहां से बनेगी? जैसे पिछली बार हरियाणा के अंदर एक नारा था 75, अब की बार 75 आएंगे, आई कितनी? 40। अब नारा 400, आएंगे कितनी? 200 से भी कम। इसलिए न तो एक अपने पत्रकार बंधु कह रहे जी उन्होंने 75% तो एरिया कवर कर लिया है। साथियों, इलेक्शन 15 दिन का होता है,
15 दिन, मात्र 15 दिन का। और व्यक्ति 2 दिन पहले अपना मन बनाता है, वोटर 2 दिन पहले अपना मन बताता है कि मुझे वोट कहाँ देनी। इसलिए आज पहली बार मैं देख रहा हूं आदरणीय भाजपा के मंत्री जी गली गली में लंबे लेट रहे हैं। पिछली बार किसी ने देखा नहीं, घर बैठे चुनाव जीत रहे थे। आज क्या हो गया? अरे भाई मेरे दोस्तों, भाजपा वालों, जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। और इस देश के अंदर बिल्कुल सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और उम्मीदवार हमारा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में बैठ के तय होगा। कई लोग कहते हैं कि चेहरा नहीं। जब इंदिरा गांधी जी हारी थी उस समय पूरे लोग एक हो गए थे सभी पार्टियों के, तो क्या कोई चेहरा था? क्या कोई चेहरा डिक्लेयर था? कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं था, बाद में तय हुआ। इसलिए मैं साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आप भी पूरी सच्चाई को, मैं देखा है, कल भी मैं बोल रहा था कि बड़े चैनल वाले एक ही बात कहते हैं, 400 पार, 500 पार। अरे भाई 543 पार क्यों नहीं कहते है? सारे चैनल वालों को मैं देख के हैरान हूं। लेकिन मैं खुश हूं कि सोशल मीडिया के ये मेरे भाई जो सच्चाई को सामने, ये सच्चाई सामने लाते हैं, गली में जा जाके सच्चाई को सामने लाते हैं। और सच्चाई यही है कि आज फरीदाबाद का मंत्री पूरी तरह से हार रहा है। लोग कहते हैं कैंडिडेट नहीं कहते, गलियों में एक ही चर्चा है, तो कैंडिडेट की तो बात ही नहीं करते। वो कह रहे हैं भाई इस बार मंत्री हार गए। अभी तो कैंडिडेट आया ही नहीं, अभी कैंडिडेट नहीं आया, उसके बाद एक ही चर्चा है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। मेहता जी, ऐसा नहीं है कि देखो, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लाइव चल रहे हैं कि एक नेता ने, कांग्रेस के नेता ने कहा है 5 दिन पहले कि जिनके दुकान में सौदा ही ग्राहक ही नहीं है, तो एक ही ग्राहक है तो उसको सौदा देगा। जिसके पास 10 ग्राहक लाइन में लगा है तो थोड़ा छांटेगा कि भाई किसको दे, टाइम लगेगा। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ग्राहक मांगने वाले तो कई है। हाँ, पार्टी के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर कई मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी को गठबंधन फैसला करना है कौन मजबूत कैंडिडेट है, किसकी फेवर में जनता है। अब वो कहते हैं इनके पास कैंडिडेट नहीं होते, तब तक हम डिक्लेयर कर देते। वो जल्दी डिक्लेयर करता है जिसमें कैंडिडेट नहीं, जिस पर कैंडिडेट जाता है तो उसे डिक्लेयर करने का टाइम लगता है। अब हमारी वरिष्ठ नेता है, मैडम बताइए। हाँ मैडम जी अपनी बात। हाँ जी मैडम बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन की जो बात करूंगी तो इसमें फैसला एक इंसान नहीं करता है। गठबंधन के जितने सदस्य होते हैं वो बैठ के एक निर्णय लेते हैं कि कौन हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ सकता है, जो मजबूत है, जनता के बीच लोकप्रिय है। मैम थोड़ा इधर भी देख ले। दोबारा की ये तो कांग्रेस के खाते में सीट है, कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस के खाते में सीट है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन सरकार तो है गठबंधन की, गठबंधन में ही तो काम हो रहा है जिसे इंडिया गठबंधन नाम चलिए दिया आप बताइए। मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, भी हमारे साथी हैं जो जिले के अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, हमारे विजेंद्र मामला जी अपना पक्ष रखना चाहेंगे। नमस्कार, अपना इंट्रोडक्शन। सभी छायाकार और बंधुओं को मेरा नमस्कार, क्षेत्र की जनता को भी मेरा नमस्कार। ये मामला जी आने वाले जो चुनाव हमारे 2024 में एमपी के लिए फरीदाबाद से होने हैं, हमारे जो अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास कैंडिडेट बहुत है, लेकिन उसमें मंत्रणा चल रही है। अभी तक ये देख रहे हैं कि किसका पार्टी का क्षेत्र में ज़्यादा जोर है, वो टिकट सोच समझ के संभल के देंगे, उसके लिए उनकी मंत्रणा चल, इसलिए लेट हो रही है। अभी मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। कल मेरे साथ एक बात हुई, एक गली में घूम रहा था बंदा, वो 400 ग्राम में घर के अंदर बैठा था, कह रहा 400। मैं निकल के बाहर आया, मैंने कहा हमारी गली में कौन आके 400 कर रहा। मैंने देखा तो कुर्सी वाला आता है जी 400। मैंने कहा कुर्सी 400, मैंने भैया कुछ कम बढ़ती कर ले, करके कर आया तो वो 150 पे आ गया। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि 150 से ज़्यादा सीटें ही नहीं आनी अभी। तो जब एक
तो ये सच्चाई है कि आप सच्चाई को हम झुटला भी नहीं सकते कि जिस तरह से इन्होंने माहौल क्रिएट कर रखा है। आप चाहे आप देख लीजिए, आप MNCF के अंदर जाइए, आप चाहे आप देखो हमारे गौची हमारा एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो तहसील है उसके अंदर आज 3 साल हो गए, वहाँ तक पटवारी पे अब तक डिप्यूट नहीं हुआ वहाँ पर। और वहाँ इतनी लूट खसोट मचा रखी है पटवारियों के नाम पे तहसीलदारों ने कि वहाँ लाख लाख रुपए तक रजिस्ट्री करने के ले रहे हैं। ये भ्रष्टाचार लोगों के बीच में नहीं जाता। जो गरीब आदमी 50 गज का प्लॉट लेगा 1 लाख रुपए कैसे देगा वो? तो ये जनता से छुपा थोड़ी है कि आप लोग आप जो मर्जी करोगे, आप लोगों को लूटते रहोगे। एक पटवारी बैठना सरकार की इतनी मर्जी कि वहाँ पटवारी उसको वहाँ पर जमाबंदी बनवा ले, क्यों नहीं बनवा रहे जमाबंदी? तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है और इसमें लोचा है इसके अंदर, क्योंकि ये पैसा सारा ऊपर तक जाता है, पूरा करप्शन फैला हुआ है इसमें। तो ये सारी जनता से छुपे नहीं है। और इस बार ये देख लेना, अगर ये 150 का 200 पौने 200 पार कर जाए तो भाई साहब अब जनता अपना मन बना चुकी है। और हम भी घूम रहे हैं, मैं प्रभारी लगाऊंगा कैथल में इस समय। वहाँ भी हमने देखा, हम सुशील गुप्ता जी के लिए हम वहाँ पर वोट मांगने जाते हैं, मेरे को 6 गाँव मिले हुए, तो वहाँ भी हमारे सुशील गुप्ता जी भी आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल के तो वहाँ पर जो झंडे लगवा रहे हैं ना मजदूरों से, उसके पैसे नहीं दे रहा वहाँ पर वो, हमने ये देखा वहाँ पर। और हम गांव-गांव जाकर देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं कि कोई भी जेजेपी का और बीजेपी का बंदा गांव के अंदर नहीं घुसेगा। उनकी गाड़ियां तक तोड़ी जा रही हैं, उनके झंडे फाड़े जा रहे हैं। तो ये एक तरफ से देख लो, जो पब्लिक ने पूरा मैंडेट दे दिया इंडिया गठबंधन को, और हमारे इंडिया गठबंधन के ही पार्टी के जो हमारे मेंबर वो सारे जीते हुए सरकार हम बना रहे हैं और 100% हम सरकार बना रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं लखपत राय जी और एक ब्लॉक फरीदाबाद के बहुत तेज स्वभाव से बातें रखने वाले चौधरी चंद्रपाल जी भी अपनी बातें रखेंगे। अभी हमारे लखपत राय जी अपनी बातें रखेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं लखपत राय एडवोकेट, आम आदमी पार्टी, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 40 फरीदाबाद। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा होगा, 3 दिन पहले NIT बड़खल तहसील में हमारे एक वकील साथी के साथ मारपिटाई हुई थी। वो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है वो वीडियो। हुआ क्या था कि जैसा कि भाजपा सरकार ईमानदारी के बारे में कहते हैं कि ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार, अब तक के इतिहास में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार रही है तो वो भाजपा सरकार रही है। ये लोग, इनके जितने भी ऑपरेटर हैं, प्राइवेट ऑपरेटर लगे हुए हैं, उनमें एक सोनू नाम का ऑपरेटर था जो मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए, उसको पुराना ऑपरेटर था और वो मंत्री से संबंधित है, किसी भी मंत्री या नेता पॉलिटिकली सब इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक एडवोकेट साथी से, हमारे एडवोकेट साथी से 2500 रुपये, जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया था, 2500 रुपये किसी काम को करने की, कोई डॉक्यूमेंट्स था उसको करने के लिए 2500 रुपये की रिश्वत ले चुका था ऑलरेडी। और लेने के बाद उसमें थोड़ा सा कोई डिफेक्ट आ गया तो जब भी हम पैसे दे दिए जाते हैं तो दोबारा उसको पैसे नहीं मांगे जाते। कोई भी गवर्नमेंट फीस पे करने के बाद दोबारा फीस नहीं मांगे जाते। जब दोबारा उस करेक्शन को कराने के लिए एडवोकेट साथी गए उनके पास, तो उनके साथ दोबारा से पैसे मांगे गए, भाई 2500 रुपये आप दोबारा से दीजिए। एडवोकेट साथी ने देने से मना कर दिया तो हमारे एडवोकेट साथी के साथ मार पिटाई की गई, उससे गुंडागर्दी करी गई। मतलब एक ईमानदार सरकार जो कहती है, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। उन्होंने जो एडवोकेट साथी के साथ मारपीट करी, ये इतनी गुंडागर्दी करी कि अगर हमें दूसरे एक महेश बढ़ाना एडवोकेट साथी थे, अगर वो उन साथी को नहीं बचाते तो शायद एक वकील साथी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते। तो साथियों, सरकारी कार्यालयों में इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक एडवोकेट के साथ मारपिटाई, लूट खसोट शुरू हो चुकी है। तो आम जनता से तो कितने भारी लेवल पे की जा रही है, ये जनता को जानने की जरूरत है। जैसा कि हमारे साथी हरिदत्त शर्मा जी ने बताया कि नगर निगम का इको ग्रीन का टेंडर खत्म हो चुका था और ये दोबारा रीअलॉट हुआ है, उसका भी अभी कोई सही से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। नई जो इको ग्रीन का वो कॉन्ट्रैक्ट वो चालू हो चुका है, नहीं हुआ कुछ नहीं। अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है वो अपनी मनमानी से ही पैसा वसूल है, जो कि ये असंवैधानिक है, इलीगल है।
तो साथियों मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि इस देश में जो सरकार चल रही है वो गुंडागर्दी पे बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार पे बढ़ावा दे रही है। अगर जनता को अगर अच्छी सरकार और इतने सही कार्यवत की सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। लोकसभा चुनाव अपने मई में ही है, तो मई में आ ही रहे हैं। 25 मई के अपने हरियाणा में लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव में मैं जनता से अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन के ही कैंडिडेट को वोट देके भारी मतों से विजयी बनाए। नहीं तो 10 साल आपने 10 साल भाजपा को देख लिया है, 10 सालों में महंगाई बढ़ा दी है, लाइनें बढ़ी हुई हैं, हर जगह लाइनों में लगा हुआ है, राशन की लाइनें, फैमिली आईडी की लाइनें, आधार कार्ड की लाइनें, पब्लिक सड़कों पर घूम रही है। तो उसको जनता को मैं अपील करता हूँ कि केवल इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ही वोट देकर अपनी परेशानियों को दूर करें। जय हिंद।